हाँ, ये एमपीपीएससी मेंस का पेपर है जो अभी हुआ है 2024 में। सेकेंड पेपर है, सभी आप जानते ही हैं, और पार्ट डी है ये, और इसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। तो इसमें मैंने 2 मार्कर्स अभी बता रहा हूँ, और आगे फिर हम 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये 2 मार्कर्स का है, और उसमें 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये पहले भी दिए जाते रहे हैं। इसमें खास बात जो आपको समझनी है कि जो अभी तक ये होता था कि सभी जो यूनिट्स हैं उनमें बराबर मार्क्स का पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का, तो ये फॉलो नहीं हुआ है। जितने भी पेपर हुए हैं उनमें किसी में भी जो है इसको फॉलो नहीं किया गया है पर यूनिट से 30 मार्क्स का। और फॉलो नहीं करने के पीछे वजह ये है कि उसमें मेंशन भी नहीं था, उसमें जो है इस बार नहीं दिया था उन्होंने। इसके पहले का जो सिलेबस था, इसके पहले का जो पैटर्न था, उसमें क्लियर कर दिया था कि हर यूनिट से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया था, तो इस बार जो है सेम क्वेश्चन, मतलब जैसे अब पहले क्या होता था कि 3 मार्कर्स के 3 क्वेश्चन आया करते थे, 5 मार्कर्स जो था उसके 2 क्वेश्चन आया करते थे, और जो 11 मार्कर्स था उसके 2 क्वेश्चन अथवा में आया करते थे, और उसी यूनिट से 2 क्वेश्चन रहते थे अथवा में। लेकिन यहाँ पर जो है सब ऊपर नीचे हो गया है ना। तो अब ये जो माइंडसेट था कि इसमें भी ऐसा करेंगे, तो वो अब ऐसा नहीं होगा। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, और कुछ चीजें बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं जो इम्पोर्टेंट थी, उनको पूछा नहीं गया है, पूछना चाहिए था लेकिन नहीं पूछा गया। तो अब आगे ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि हर यूनिट से 30 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे, हर यूनिट से 3, 2 और 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नोट। तो वो जो है इसमें अब साफ हो गया, क्लियर हो गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें जो दिया गया है आपके पेपर में, पेपर सभी के पास है, वैसे आप लोग उससे मोबाइल से निकाल लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सभी में क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए हैं और सभी को लगभग पता ही है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर किस शब्द को प्रयोग करने का सुझाव दिया था, उस शब्द को प्रयोग करने का क्या कारण बताया था उन्होंने। जॉन स्टुअर्ट मिल, मैंने जब कराया था आप लोगों को तो बताया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये ब्रिटिश समाजशास्त्री विचारक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन के लोगों को समाजशास्त्र से परिचित कराने में जॉन स्टुअर्ट मिल का बहुत बड़ा योगदान, मतलब इन्होंने ही सबसे पहले सोशियोलॉजी को ब्रिटेन में प्रचलित कराया, ब्रिटेन के लोगों को इसकी जानकारी दी। और इसके बाद नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का। ये 2 प्रारंभिक विचारक हैं ब्रिटेन में समाजशास्त्र के, जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर। इनके बारे में मैंने काफी आप लोगों को डिटेल में उस समय जब क्लास ली थी इसकी, तो उस समय कराया था। और ये इत्तेफाक कहें या जो भी कहें, पहला क्वेश्चन आपके पेपर का है और पहले पेज का पहला विचारक बुकलेट में दिया हुआ है। आप बुकलेट खोलेंगे तो फर्स्ट नाम इन्हीं का आता है, और वही क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। तो मैंने भी जैसे कह रहा था कि हो सकता है कि उन्होंने बुकलेट से ही चीजें कुछ रखी हों, क्योंकि अब एक साथ तो सारी चीजें सब एक बुकलेट से तो रख नहीं सकते, उनके हाथ लगी होगी, क्योंकि उस समय जो है बहुत ज्यादा चर्चा में थी, बुक अभी भी है, अब तो और ज्यादा हो गई है ना। तो उन्होंने ली होगी और पहला क्वेश्चन वहां से बना दिया, और उसकी वर्डिंग भी वही दी हुई है। इत्तेफाक ये है, जो वर्डिंग जो है मैंने लिखी है बुकलेट में, वही वर्डिंग इसमें क्वेश्चन में भी दी गई। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जॉन स्टुअर्ट मिल का, जो बुकलेट में पहले पेज में दिया गया है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने जो है ये वर्ड क्यों यूज नहीं किया, उसके स्थान पर कौन सा वर्ड यूज किया, एथोलॉजी वर्ड यूज किया, ये आपको बताना है ना। सोशियोलॉजी के स्थान पर एथोलॉजी वर्ड उन्होंने यूज किया है, और उन्होंने इसका रीजन भी बताया कि जो सोशियोलॉजी है 2 भिन्न भाषाओं
भिन्न भाषाएं मतलब सोशियो और लॉजी। सोशियो जो है लैटिन शब्द, लॉजी जो है वो ग्रीक शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है सोशियोलॉजी। तो इन दो भाषाओं की अवैध संतान उन्होंने कहा है, इसलिए ऐसा ये वर्ड यूज नहीं करने की उन्होंने सलाह दी है, एथोलॉजी वर्ड यूज करने की सलाह दी है। तो इस तरीके से जो है इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन स्पेंसर जो थे, अगर हर्बर्ट स्पेंसर की हम बात करें, वो भी ब्रिटेन के रहने वाले थे, उन्होंने इस सुझाव को नहीं माना। उन्होंने जो है सोशियोलॉजी के नाम से बुक ही लिखी है। हर्बर्ट स्पेंसर की बुक का नाम ही सोशियोलॉजी, और उसमें जो है उन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में काफी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। और वो चूंकि आपके सिलेबस उतना डिटेल है नहीं, तो मैंने उसको ज्यादा मेंशन नहीं किया। तो इसके बाद आता है किसका कथन है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है। इसके अतिरिक्त उसने परिवार के लिए क्या कहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम बुकलेट का क्वेश्चन है, वहीं से उठा करके जैसे उन्होंने रखा हो। क्योंकि लूसी मेयर का जो मैंने स्टेटमेंट उसमें लिखा था बुकलेट में, तो सेम वही है कि उन्होंने कहा है कि लूसी मेयर ने कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहती हैं। इसके मूल रूप में दंपत्ति तथा संतान रहती हैं। ये जो है उनका पूरा कथन है। लेकिन उन्होंने एक आधा कथन दे करके क्वेश्चन पूछा है कि ये कथन किसका है और परिवार के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि पूरा आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है जो उन्होंने आगे उसके संबंध में बात कही है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि परिवार एक गृहस्थ समूह उन्होंने कहा है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल में दंपति और संतान पाई जाती हैं, रहती हैं। तो ये है परिवार का खास कोटेशन जो लूसी मेयर द्वारा दिया गया है। सर हमने हिंदी में मतलब क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है गार हंसते। क्या गार हंसते मतलब आप बैंक करो तो उसमें गार हंसते लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में। हाँ गारहस्थ यानी गृहस्थी है, वो टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा। तो इंग्लिश में क्या लिखा है उसमें गृहस्थ को? हिंदी में तो इंग्लिश में तो सही लिखी है डोमेस्टिक ग्रुप, हाँ गृहस्थ, हाँ हाँ वो मतलब मिस्टेक है, वो हिंदी की मिस्टेक इसको कहेंगे क्योंकि डोमेस्टिक ग्रुप मतलब गृहस्थी बोलते हैं ना, गृहस्थ समूह ही बोलते हैं इंग्लिश में। और एक्चुअली जो सेंटेंस है मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो गृहस्थी दिया है। अब उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हुई होगी जो भी है, बाकी उनका कोटेशन यही है जो बुकलेट में लिखा हुआ है, वही कोटेशन है गृहस्थ समूह, ठीक है सेम। और उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कुछ प्रिंटिंग हुई होगी हिंदी में, इंग्लिश में तो सही लिखा है। तो इसके बाद हर्स्कोविट्ज का कोटेशन उन्होंने परिभाषा पूछी है कि संस्कृति को हर्स्कोविट्ज ने कैसे परिभाषित किया, ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि हर्स्कोविट्ज ने संस्कृति को कैसे परिभाषित किया है। तो उन्होंने जो संस्कृति की परिभाषा दी है वो है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये बहुत फेमस डेफिनेशन है एक्चुअली, मतलब ये बहुत चर्चित डेफिनेशन है। आप इसको अगर बुकलेट में देखें तो मैंने 2 जगह लिखा है इसको, संस्कृति वाला जो टॉपिक है उसमें इसको 2 जगह लिखा हुआ। आप बुकलेट में देखेंगे तो आपको मिलेगा, हो सकता है नहीं देखा होगा। एक स्टार्टिंग में लिखा है उसकी परिभाषा के वहां पर भी लिखा है, और पीछे आप देखेंगे तो जो बॉक्स बना है वहां पर भी लिखा हुआ है। मैंने बॉक्स में कुछ खास कोटेशन डेफिनेशन लिखे हुए हैं बुकलेट में, तो बॉक्स आगे आप देखेंगे तो वहां बॉक्स में भी हर्स्कोविट्ज का कोटेशन लिखा है, और परिभाषा में भी जो है हर्स्कोविट्ज का ये कोटेशन लिखा हुआ है जो एग्जाम में पूछा गया, मतलब 2 जगह लिखा हुआ है, वही एग्जाम में पूछा गया है। और वही कोटेशन ही दो जगह लिखा हुआ है हर्स्कोविट्ज का। ये भी एक इत्तेफाक है, जो भी है टॉपिक में हर्स्कोविट्ज का 2 जगह लिखा है, केवल इन्हीं का, बाकी विचारकों का दो जगह नहीं लिखा है, इसी का लिखा हुआ है और वही एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है समानता वर्ण कितने थे, ये क्वेश्चन आया है, समानता वर्ण कितने थे। तो ये तो खैर यहाँ तक सभी बताया। अब जीएस घुरिये के अनुसार प्रारंभ में दी गई प्रारंभ में 2 वर्ण कौन से थे, यानी जीएस घुरिये ने प्रारंभ बताया कि प्रारंभ में 2 वर्ण थे, वो कौन से थे, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारंभ में 4 वर्ण थे, लेकिन जीएस घुरिये ने 2 ही वर्ण बताए हैं स्टार्टिंग में, तो वो आपको इसमें पूछा गया है। तो इसमें 2 चीजें आपको बताना है कि प्रारंभिक
अवस्था में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है, और घुरिये ने 2 जो वर्ण बताए हैं वो कौन से बताए। तो ये पता है आप लोगों को ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, उनके नाम आपको लिखना है। फिर उसमें ये उनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर में आपको पूछा गया है ना। अगर यही चीज 7 मार्क्स में पूछते तो फिर आपको पूरा उत्पत्ति बतानी होती है ना, कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उर से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से या पैरों से जो शूद्र की उत्पत्ति हुई, वो अलग मैटर है, वो आपको यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ पर केवल नाम लिखना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये नाम आपको बताना है। फिर जीएस घुरिये के लिए स्पेशल पूछा गया है, तो उन्होंने प्रारंभ में 2 ही वर्ण बताए हैं, और ये थे आर और दास, या अनार भी इसको हम बोल सकते हैं। आर और अनार 2 ही जो है वर्ण स्टार्टिंग में थे, ऐसा कहना है जीएस घुरिये का, है ना। और इसी से फिर आगे चल करके ये 4 वर्ण बने हैं, ऐसा वो कहते हैं। यानी आर के अंतर्गत ये 3 वर्ण स्टार्टिंग के आते हैं, है ना, मतलब 2 वर्ण स्टार्टिंग में थे, बाद में फिर 4 वर्ण ये बनकर ये विकसित होकर के हो गए। तो आर जो है इसके अंतर्गत फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आ जाते हैं। जो अनार यानी दास थे वो शूद्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा जो है आगे विकास हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना नहीं है, मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है। ये भी जो है नोट्स में क्लियर दिया हुआ है, और मैंने क्लास में भी ये चीज बताई थी, हाईलाइट की थी कि दुर्खीम की जब आत्महत्या की जब हम बात करते हैं तो उसमें दुर्खीम का जिक्र जरूर आता है, मतलब बिना दुर्खीम का जिक्र की आत्महत्या का टॉपिक पूरा नहीं होता। ये मैंने क्लास में उल्लेख किया था। और इनके जो 4 प्रकार है उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया था, डिटेल बताया था कि भाई किस तरह से ये 4 प्रकार होते हैं, क्या होता है ना। तो वही चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं, क्लियर इसमें मेंशन आपके बुकलेट में किया हुआ है। तो 4 है अहंकारी, परोपकारी, एनेमिक, घातक। इनका डिटेल यहाँ पर पढ़ने का चूंकि समय नहीं है, और मैं क्लास में कर ही चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि डिटेल करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल होगा। इसमें जब मैंने कराया था तो 1 लेक्चर पूरा इसी में लग गया था, वो सारे एग्जाम्पल इसमें देने होते हैं। तो वो चूंकि समय नहीं है इसलिए हम इसका डिटेल नहीं करेंगे। ये तो कॉमन टॉपिक है, ये तो सभी जगह आपको मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि इसमें इंग्लिश में पेपर में गलत दिया हुआ है, पेपर में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? वो ईयर की मिस्टेक, क्योंकि पेपर में इसमें लिखा हुआ है 1993 ना, पेपर में लिखा है 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लिखा है, जबकि 1992 है। में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और उसका क्या प्रभाव हुआ? क्वेश्चन ये है पूरा कि 73 अमेंडमेंट 1993 दिया है, जबकि वो 92 होना चाहिए, के तहत जो है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और फिर उसका क्या प्रभाव हुआ, ये इस तरह से पूछा गया है। तो इसमें आपको ये बताना है कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें सब्जेक्ट कितने ऐड हुए और वो सब्जेक्ट किसके लिए हैं, कौन इस पर निर्णय ले सकता, ये आपको इसके अंतर्गत बताएंगे। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें उल्लिखित 29 जो विषय हैं उन पर पंचायतों को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये है 1.6 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची का उल्लेख करना है और 29 विषयों का उल्लेख करना है और इन पर पंचायतें निर्णय लेती हैं। हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किसी शहरी क्षेत्र को मेगा सिटी बनने के लिए कितनी जनसंख्या होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किसी शहरी क्षेत्र को मेगा सिटी बनने के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए होती है, और भारत के जो है 3 बड़े शहरों का उल्लेख करिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली इसमें क्या है, अभी अब जब हम नगरीकरण पढ़ेंगे, अब बुकलेट में क्या है वो मिस हो गया है। एक्चुअली जब हम नगरीकरण पढ़ेंगे तो स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड में मैंने कराया हुआ है। आप पुराना जिसके पास पुराना कोर्स होगा तो उसको दिखेगा, उसमें मैंने स्लाइड में ये पूरा समझाया हुआ है। अलग अलग कैटेगरी के जो नगर होते हैं, इन लोगों ने आदर्श वगैरह इन लोगों ने पढ़ा होगा, अलग अलग जो कैटेगरी के नगर है उनका मैंने पूरा बताया हुआ है कि अलग अलग कैटेगरी के नगर, उनकी जनसंख्या का आधार अलग होता है। जैसे 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर होते हैं, ये पूरा मैंने पीपीटी में समझाया है।
लेकिन वो क्या है कि बुकलेट में कहीं मिस हो गया है। अब पता नहीं, मैंने बाद में देखा, जब क्वेश्चन देखा तो मैंने बुकलेट देखी तो मैंने इसमें है नहीं, जबकि मैंने पूरा समझाया हुआ है। जैसे 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको टाउन बोला जाता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको प्राथमिक श्रेणी के नगर बोलते हैं। फिर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं उनको महानगर बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन। और उनको बोलते हैं मिलियन प्लस सिटी बोला जाता है। और ये जो पूछा है ये 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वालों का पूछा है, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। और यही संयुक्त राष्ट्र का भी मानदंड है, संयुक्त राष्ट्र भी यही मानता है। मैंने भी वही बताया था कि 1 करोड़ से अधिक या 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, 1 करोड़ या 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको जो है मेगा सिटी बोला जाता है, मेगा सिटी। वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किसी शहरी क्षेत्र को मेगा सिटी बनने के लिए जो जनसंख्या चाहिए होती है वो होती है 10 मिलियन, 1 करोड़, ठीक है। आप जब पीपीटी पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा नगरीकरण, तो वहां पर इसका मेंशन आपको मिलेगा। भारत के 3 जो बड़े शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, ये है। एक और मैंने लिखा है चौथा, बेंगलुरु। अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो बॉम्बे सबसे बड़ा शहर था उस समय, लेकिन अभी दिल्ली सबसे बड़ा हो गया। ये नई जनसंख्या के हिसाब से मैंने बताया है ना। तो इसमें अगर चाहें तो आप उसके हिसाब से भी बता सकते हैं और वर्तमान के हिसाब से भी बता सकते हैं। वर्तमान में चेंज हो गया है, दिल्ली सबसे बड़ी सिटी हो गई जनसंख्या में, उसके बाद बॉम्बे, कोलकाता ये हो गया है ना, ठीक। तो ये इस तरीके से मेगा सिटी कहलाने के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए होती है, तो 1 करोड़ से ज्यादा, कम से कम 1 करोड़ चाहिए। उसको हम 10 मिलियन भी लिखते हैं, 1 करोड़ भी लिखते हैं। 1 करोड़ से अधिक हम कह सकते हैं, इसमें 1 करोड़ से अधिक आएगा, है ना, 1 करोड़ से अधिक, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। हाँ, मैंने बताया था कैटेगरी, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, जब नगरीकरण पढ़ेंगे तो कैटेगरी 4 कैटेगरी के नगर होते हैं। एक होते हैं टाउन, कस्बा जिसको बोलते हैं, जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या होती है। एक होते हैं प्रथम श्रेणी के नगर, फर्स्ट क्लास जो सिटीज होती हैं, उसमें वहां पर जनसंख्या होती है 1 लाख से अधिक। एक होते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, जिनको बोलते हैं मिलियन प्लस सिटी या मेट्रोपॉलिटन या महानगर इनको बोलते हैं। और सबसे बाद में आते हैं मेगा सिटी, जहां पर जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा होती है, उनको कहते हैं 10 मिलियन या 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं उनको मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। ये मानदंड जो है ओवरऑल है, संयुक्त राष्ट्र का भी है और हमारे यहाँ भी है, जो मैंने बताया हुआ है। आगे हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आता है औपचारिक शिक्षा का मुख्य आधार क्या है और इसके साधन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये है कि औपचारिक शिक्षा का मुख्य आधार क्या है, इसके साधनों का उल्लेख कीजिए, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा का मुख्य आधार होता है निश्चित पाठ्यक्रमानुसार योजनाबद्ध शिक्षा, उसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है, अनौपचारिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ये इसका आधार है। शिक्षा जो साधन है इसकी, जो औपचारिक शिक्षा किन माध्यमों से, किन साधनों के द्वारा दी जाती है, तो उसमें शिक्षण संस्थाएं आती हैं। शिक्षण संस्थाओं में कौन कौन से आते हैं, विद्यालय है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, पुस्तकें जो है, इनके माध्यम से हम जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, औपचारिक शिक्षा। इसको हम बोलते हैं साधन, ठीक है। हाँ, औपचारिक शिक्षा लिखा है और इंग्लिश में इनफॉर्मल एजुकेशन लिखा है, अनौपचारिक को बोलेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, तो ये फिर ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसमें फिर हटाना पड़ेगा उनको, क्योंकि इंग्लिश वाले अलग लिखेंगे, हिंदी वाले अलग लिखेंगे ना? सही है। अनौपचारिक शिक्षा का जो आधार होता है वो जो है एक व्यवहारिकता होती है, व्यवहारिक शिक्षा, मतलब फॉर्मल होना चाहिए। हाँ, फॉर्मल होना, सही करें, वो मैंने देखा नहीं, आपने जो बताया, हाँ सही बात है। वो ये क्वेश्चन उनको हटाना पड़ेगा एक्चुअली। हिंदी में औपचारिक शिक्षा लिखा है और इंग्लिश में अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लिखा है ना। तो इनफॉर्मल जो शिक्षा होती है वो जो है व्यवहारिक शिक्षा पर आधारित है। उसका जो आधार होता है प्रैक्टिकली एजुकेशन, व्यवहारिक शिक्षा के आधार पर शिक्षा दी जाती है। और इसके जो माध्यम होते हैं, इसमें जो है व्यक्ति फील्ड में जा करके देख करके जो है
इन चीजों को सीखता है और अनुभव करता है, मतलब देख करके अनुभव करके जो है शिक्षा ग्रहण करता है। ये अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम या साधन में हम कह सकते हैं, और इसका जो आधार होता है व्यवहारिक शिक्षा। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में अलग अलग हो गया, वो बिल्कुल विपरीत हो गया, मतलब बिल्कुल अपोजिट। ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड चीजें हैं तो कंसीडर हो जाए, तो कंसीडर हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। देखो 3 मिस्टेक हो गई इसमें, एक गृहस्थ वाला मिस्टेक है, एक ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, और एक मिस्टेक है ईयर वाली। 73 अमेंडमेंट 1993 लिखा है, 1992 होना चाहिए। 3 मिस्टेक इस पार्ट में ही है। देखो अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद आगे है किसी देश की जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है, तो उसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो पहले मैंने क्या है, जनसंख्या घनत्व को डिफाइन कर दिया है, फिर उसका फॉर्मूला लिख दिया है। किसी देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, जनसंख्या घनत्व होता है। जनसंख्या घनत्व को हम कैसे आकलित करेंगे, तो उसमें किसी देश की कुल जनसंख्या बटे किसी देश का कुल क्षेत्रफल, है ना। ये सभी बुकलेट में दिया हुआ है। ये तो ये है इस तरह की जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे उसका गणना कैसे करेंगे, तो ये जो है फॉर्मूला है, इसमें हम रख करके और गणना कर लेंगे। इसके बाद अगला है उत्प्रवास किसे कहते हैं, है ना। इमिग्रेशन है ना, इमिग्रेशन के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज इमिग्रेशन, उत्प्रवास कैसे कहते हैं। तो एक्चुअली जो टर्म है वो प्रवास है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है प्रवास, माइग्रेशन, है ना। हाँ, माइग्रेशन दिया है सोशियोलॉजी में, तो उसी से क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो उत्प्रवास को पहले मैंने डिफाइन किया, फिर उसके बाद और आगे मैंने बताया इसका विस्तार। उत्प्रवास प्रवास का ही एक स्वरूप है ना, जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक क्षेत्र या देश को छोड़ दिया जाता है जिसका वो मूल निवासी होता है, यानी जहां पर उसका जन्म हुआ है, जहां पर वो लंबे समय से रह रहा है, उस देश को या क्षेत्र को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में या देश में जाकर के बस जाता है, तो हम उसको कह देते हैं उत्प्रवास। ठीक है, अभी तो ये मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से बताया, अभी और आगे हो गया ये। वैसे ये मिल जाएगी पीपीटी आप लोगों को। अब देखो मैंने और थोड़ा सा इसको क्लियर करने का प्रयास किया है, क्योंकि आपको प्रवास, उत्प्रवास और अप्रवास में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर यहां से किया है मैंने। प्रवास आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसके 2 स्वरूप है, फॉर्म, उत्प्रवास होता है और अप्रवास होता है ना। उत्प्रवास मतलब होता है किसी देश से जाना, किसी देश से जाना, और अप्रवास का मतलब होता है किसी देश में आना, जाना और आना, ऐसे हम उसको डिफाइन करते हैं। और उसको मैंने इस तरीके से यहां पर भी बना करके बताया है कि कोई देश है, जब कोई जाएगा तो उसको हम कह देंगे उत्प्रवास। ये देश है, यहां पर कोई आएगा तो उसको हम कह देंगे अप्रवास। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल लेकर के समझाया है कि कैसे उत्प्रवासी होगा, कैसे प्रवासी होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ करके ब्रिटेन में जाकर के वहां का नागरिक बन जाता है, तो वह भारत का उत्प्रवासी होगा और ब्रिटेन का अप्रवासी होगा, है ना। आया समझ में। हम बोलते हैं अप्रवासी भारतीय, बोलते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, है ना। तो अप्रवासी भारतीय मतलब जो बाहर से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं और उनको नागरिकता नहीं मिली है, वो उनको बोलते हैं एनआरआई बोला जाता है। ठीक है, नागरिक हो जाएंगे तो फिर भारतीय नागरिक बन जाएंगे, अभी वो अप्रवासी भारतीय हैं, एनआरआई हैं। फिर एक होता है पीआईओ, एक टर्म यूज होता है पीआईओ, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पीआईओ। और ये है एनआरआई, ये एनआरआई जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हिंदी में कहा जाता है भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है यहां पर रह रहा था और वो ब्रिटेन चला गया या अमेरिका चला गया, वहां पर जाकर के सेटल हो गया। फिर जब उसकी संतानें होती हैं तो उनको हम कह देते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, उनकी संतानों को बोलते हैं। जब वो जाएगा तो उसको कहा जाएगा प्रवासी भारतीय,
वो होगा प्रवासी, है ना। कोई वहां से हमारे यहाँ आएगा तो हम उसको कहेंगे अप्रवासी। हमारे यहाँ से कोई अमेरिका जाएगा तो हम बोलेंगे ये प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय अभी है वो, बाद में जब उसकी संतानें होंगी तो वो क्या कहलाए जाएंगी, भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ कहलाए जाएंगे। और हमारे भारत में पीआईओ जो हैं उनको 2011 में वोटिंग का अधिकार मिल गया है। 2011 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2011 था, जिसके तहत जो है पीआईओ को हमारे यहाँ पर वोटिंग का अधिकार दिया गया है, जब से अभी वोट कर रहे हैं 2011 से अभी तक। ठीक, तो क्लियर हो गया ये प्रवास, उत्प्रवास, अप्रवास। ठीक, हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे अब ये उसको इंग्लिश में मैंने फोटो ले लो क्लियर की, माइनर डिफरेंस है। हाँ, इसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भी दिया है बुकलेट में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, इसमें समिति पूछी गई है। फिर ये पूछा गया है कि स्कूल शिक्षा में इससे क्या संरचनात्मक परिवर्तन आया है। तो दो चीजें पूछी गई हैं, 2 नंबर में 2 चीजें। एक पूछा गया है कि ये जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, ये किस समिति पर आधारित है, यानी इसका जो ड्राफ्ट है, इसका जो मसौदा है, वो किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया है ना, दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है बुकलेट में आप देखेंगे तो। और फिर इसमें क्या परिवर्तन आया है वो मॉडल आपको बताना है, वो भी दिया हुआ है। मैंने पूरा डिटेल एक टेबल में बताया, इसको बहुत डिटेल में बताया। ये मॉडल है, उस मॉडल को मैंने एक टेबल में डिटेल में बताया हुआ है कि क्या चेंज आया है वो बताना है इसमें, है ना। तो क्या चेंज आया है इसमें, संरचनात्मक परिवर्तन क्या आया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है। ये एक आंसर हो गया, एक पहले पार्ट का। फिर उसमें पूछा है कि क्या परिवर्तन आया है इस स्कूल शिक्षा स्तर पर। तो इसमें 10+2 जो शैक्षणिक मॉडल था, इसके पहले की जो नीति थी 1986 की जो नीति थी, उसका मॉडल क्या था 10+2 मॉडल के स्थान पर अब हो गया है 5+3+3+4 मॉडल आ गया है। ठीक है, तो ऐसे है 5, 3 और 4। 5 का मतलब है 3+2, नर्सरी के 3 साल, फिर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ऐसे हो गए 5। ठीक है, इसमें क्या है, नर्सरी कक्षा के 3 वर्ष प्लस पहली कक्षा प्लस दूसरी कक्षा, ऐसा। तो 3, 4, 5 साल हो गए। फिर आता है तीसरी से 5वीं कक्षा, 3, 4, 5, 3 साल ही हो गए। 3, 4, 5, इधर 5 साल हो गए। 3 साल जो है प्री नर्सरी की, सॉरी प्री नर्सरी नहीं है, प्री नर्सरी है। प्री नर्सरी के 3 वर्ष है, फिर पहली कक्षा है, फिर दूसरी कक्षा है। तो ऐसे 3, 4, 5 साल हो गए। फिर आगे 5वीं कक्षा में जाएगा बालक, तो तीसरी कक्षा में जाएगा दूसरी के बाद, तो तीसरी, चौथी, 5वीं, इसमें कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। फिर जाएगा वो 6ठी कक्षा में, 6वीं से 8वीं, तीसरी से 5वीं, ऐसा है कक्षा, है ना। यहां पर लिख देंगे कक्षा। ठीक, तो ये हो गए 3। फिर आगे आता है 9वीं से 12वीं कक्षा। आप देखेंगे तो टेबल में बहुत व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। आप बुकलेट में देखेंगे तो पूरी टेबल बनी है, उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से मैंने इसको समझाया है। तो इस तरीके से जो है ये है 5+3+3+4, ये स्कूल शिक्षा से संबंधित है। आगे फिर हायर एजुकेशन में अलग है ना, वो अलग। इसमें केवल उसने पूछा है स्कूल शिक्षा को लेकर के क्या परिवर्तन इसमें आया है, संरचनात्मक परिवर्तन, तो वो आपको इसमें लिखना था। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आता है जनजातियों में बहुविवाह के कौन से प्रकार प्रचलित हैं। तो ये विवाह तीन विवाह इसमें लिखे हुए हैं। बहुविवाह के 3 प्रकार कौन से, ऐसा क्वेश्चन यही है। जनजातियों में बहुविवाह के 3 कौन कौन से प्रकार हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो ये भी बुकलेट में दिया हुआ है।
इसमें मैंने वो टेबल ही बनाई है, टेबल से ही क्वेश्चन आ गया। इसमें प्रकार की टेबल बनी हुई है, एकल विवाह, फिर बहुविवाह, फिर बहुविवाह के अंतर्गत 3 प्रकार हैं, है ना, फिर आगे और भी प्रकार दिए हैं। तो वही क्वेश्चन आया है। 3 प्रकार है बहुविवाह के, बहुपति, बहुपत्नी और समूह विवाह, है ना। फिर इसको आगे हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, बहुपति बहुपत्नी विवाह की 2-2 प्रकार हैं, उनकी लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ही काम चल जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी आगे लिख दिया है ताकि जो है नंबर नहीं कटे। तो भ्रातृत्व और अभ्रातृत्व। बहुपति विवाह मतलब जिसमें एक महिला है, एक से ज्यादा पुरुषों के साथ विवाह करती है, यानी एक स्त्री के एक से ज्यादा पति होते हैं, उनको बहुपति विवाह कहा जाता है। तो उसमें भ्रातृक है, यानी भ्रातक का मतलब होता है कि उसके सभी पति आपस में भाई भाई हैं, तो भ्रातक हो गया। अभ्रातक मतलब भाई भाई नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे नायक जनजाति में भाई भाई नहीं होते हैं, टोडा जनजाति है, कोटा जनजाति है, इसमें भाई भाई होते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल भी है, लेकिन अब यहाँ पर एग्जाम्पल देने की जरूरत आपको नहीं। बहुपति विवाह का मतलब है एक पुरुष द्वारा एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ विवाह किया जाता है, इसको बहुपत्नी विवाह कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, भगनी यानी पत्नियां आपस में बहनें होती हैं, इसको भगनी कहा जाता है, भगनी बहुपत्नी विवाह। और अभगनी बहुपत्नी विवाह मतलब जिसमें उसकी पत्नियां आपस में बहनें नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक, तो समूह विवाह आता है। समूह विवाह का मतलब होता है कि एक समूह के सारे पुरुष, एक समूह के सभी पुरुषों का विवाह दूसरे समूह की सभी स्त्रियों से हो जाता है, यानी एक समूह का के जो पुरुष हैं वो दूसरे समूह के सभी महिलाओं के पति हो जाते हैं, है ना। ये जो है बहुत पुरानी परंपरा है, आजकल तो खैर ये प्रचलित नहीं है। ब्राजील, नाइजीरिया, यहाँ पर जो है इस तरह की व्यवस्था पहले चलती थी, है ना। तो इसको समूह विवाह कहते हैं, मतलब एक समूह का दूसरे समूह के साथ विवाह हो जाना। सम्मेलन नहीं, सम्मेलन तो अलग है। सम्मेलन तो उसमें विवाह तय किए जाते हैं, विवाह तय किए जाते हैं सम्मेलन के माध्यम से। बाकी सम्मेलन ये समूह विवाह के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें विवाह होता है। सम्मेलन में विवाह डिसाइड होते हैं कि भाई किसके साथ किसका विवाह कर सकते हैं, बातचीत होती है। बाकी समूह विवाह में विवाह होता है, एक समूह के जो पुरुष होते हैं उनका विवाह दूसरे समूह के सभी स्त्रियों से हो जाता है, यानी एक समूह के जो पुरुष होते हैं वो सब दूसरे समूह की जो स्त्रियां उनके पति हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है समूह विवाह जो पहले चलता था, आजकल नहीं चलता। इसके बाद आगे है पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत को किस धारा के तहत विघटित या भंग किया जा सकता है। जिला पंचायत या उसके सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख कीजिए। मतलब 2 चीजें यहां भी पूछी गई। देखो क्वेश्चन का पैटर्न देखना, 2 नंबर है तो 2 चीजें ज्यादातर उसमें पूछी है, मतलब सभी में नहीं पूछी है सर, लेकिन ज्यादातर 2 चीजें पूछी है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, इसमें ये बताना है कि जिला पंचायत को कैसे भंग किया जा सकता है। देखो इसमें भी मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, उसमें मेंशन नहीं किया कि किसके तहत आप पूछ रहे हैं। उसमें ये होना चाहिए जिसमें मैंने लिखा है कि पंचायती राज मध्य पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत, ऐसा लिखना चाहिए। उनको पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए कि मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत जिला पंचायत को कि किस धारा के तहत जिला पंचायत को विघटित किया जा सकता है, ऐसा उसको लिखना था। लेकिन उसने सीधा लिख दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत को किस धारा के तहत विघटित या भंग किया जा सकता है, जिला पंचायत या इसके सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख कीजिए। ये और ये क्वेश्चन जो पूछा है ये आपकी 5वीं यूनिट से पूछा है, और इसके पहले एक क्वेश्चन जो पूछा है 73 अमेंडमेंट का, वो वो है 3री यूनिट का, क्योंकि दोनों में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे आपको दिख रहे हैं, लेकिन अलग अलग यूनिट के क्वेश्चन है। ये जो 1.6 नंबर का क्वेश्चन है 73 अमेंडमेंट का, ये जो है 3री यूनिट से संबंधित है, क्योंकि 3री यूनिट में एक टॉपिक दिया गया है 73 अमेंडमेंट के पहले और 73 अमेंडमेंट के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, ऐसा करके टॉपिक दिया हुआ है। तो वहां से ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया। और ये जो यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं विघटन वाला, भंग वाला, ये जो है 5वीं यूनिट में भी दिया हुआ है ना, सामुदायिक विकास में पंचायती राज की भूमिका करके दिया हुआ, वहां से क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या किया उन्होंने कि अधिनियम नहीं लिखा है कि किस अधिनियम के तहत
किस अधिनियम की किस धारा के तहत जिला पंचायत को भंग किया जाता है, ये नहीं उसने दिया। उसने सीधा लिख दिया पंचायत राज व्यवस्था में जिला पंचायत को किस धारा के तहत विघटित किया जाता है ना। तो अब वो भावनाओं को समझ गए हैं हम, है ना। जो पेपर बनाने वाला था उसकी भावनाएं क्या है उसको समझ करके फिर हमने आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है इसका नाम है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87 का पहला क्लॉज है, उसके तहत पंचायतों को विघटित किया जा सकता है, राज्य सरकार विघटित कर सकती है। उसमें पंचायत वर्ड यूज किया गया है, इसने पूछा जिला पंचायत, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ग्राम पंचायतों को भी विघटित कर सकते हैं, जनपद पंचायतों को भी विघटित कर सकते हैं, जिला पंचायतों को भी विघटित कर सकते हैं। मतलब एक ही धारा है, तीनों के विघटन के लिए एक ही धारा है। और इसी में लिखा हुआ है कि 6 माह के अंदर जो है इनको पुनर्गठित करना जरूरी होगा, इसी धारा में लिखा हुआ, 87 में ही लिखा हुआ है। 87 जो धारा है इस अधिनियम की, उसमें विघटन का लिखा हुआ है, तीनों के विघटन का लिखा है, और तीनों के लिए लिखा है कि 6 माह के अंदर इनका पुनर्गठन जरूरी है, यानी चुनाव कराने पड़ेगा अगर विघटित कर दिया जाता है तो, ठीक है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये तो कॉमन बात है, संविधान में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कार्यकाल पूछा गया है और विघटन का आपको जो है विघटन की धारा पूछी गई है, तो आपको जो है विघटन की धारा को हाईलाइट करना है, कार्यकाल को हाईलाइट करना है, तो ये हो जाता है इस तरह से। इसके बाद आता है कोरकू जनजाति का क्वेश्चन आया है, ये भी 5 मिनट का क्वेश्चन है। कोरकू जनजाति में मंडा या मंडो प्रथा क्या है? इसमें क्या हुआ है, बुकलेट में दिया है, लेकिन बुकलेट में क्या है वो मिस्टेक एक उसमें आ गई है। एक्चुअली उसने जो दिया है वो भील जनजाति की प्रथा दी है, मंडो कोरकू की है, और भील की जो है उसमें दिया, आप देखेंगे उसमें जो वर्ड यूज किया है, तो मंडो वर्ड जो है उसमें लिखना था वो लिख गया है कोई दूसरा वर्ड, भील की प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो कोरकू जनजाति में मृतक की जो कब्र होती है उसमें लकड़ी या पत्थर का एक स्तंभ गाड़ दिया जाता है, उसकी स्मृति में, इसमें गाड़ते हैं उसकी स्मृति में। तो यहाँ पर एक पाएगा स्तंभ उसकी स्मृति में लगाया जाता है, स्तंभ उसकी स्मृति में, उसकी स्मृति में लगाया जाता है, जिसको कहते हैं मंडा या मंडो। और उनके यहाँ जो मृतक संस्कार होता है उसको सिडोली प्रथा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर आपको सिडोली प्रथा भी पूछ सकता है, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी आगे सिडोली प्रथा करके पर्टिकुलर पूछ सकता है। सिडोली प्रथा किसमें प्रचलित है, किस तरह की प्रथा होती है, तो वहां पर जो मृतक संस्कार होता है उसको वहां पर सिडोली प्रथा बोलते हैं। और कोई व्यक्ति जब मर जाता है उसको क्या है ये दफनाते हैं। एक्चुअली कोरकू जनजाति उसको जलाती नहीं है, कोरकू जनजाति में प्रथा है उसको दफनाने की, उसको गाड़ते हैं, दफनाते हैं, और उसकी जो कब्र होती है उसके ऊपर एक स्तंभ लगा देते हैं, पत्थर का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है उसकी स्मृति में। तो वो जो स्तंभ या जो भी पिलर लगाया जाता है उसको कह देते हैं मंडा या मंडो, वो है उस स्तंभ को मंडो बोलते हैं। और फिर इसके बाद मृतक संस्कार का आयोजन होता है, मृतक संस्कार को उनके लैंग्वेज में सिडोली प्रथा बोलते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। विस्तार शिक्षा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल बात नहीं है। विस्तार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो ऐसे व्यक्तियों तक शिक्षा का प्रसार जिसमें किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं, यानी जिनको स्कूल के माध्यम से या जो औपचारिक शिक्षण संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, ऐसे लोगों को जो शिक्षा दी जाती है स्कूल के बाहर, हाँ स्कूल के बाहर जिनको शिक्षा दी जाती है, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो उनको जो शिक्षा दी जाने की जो व्यवस्था होती है, प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा भी बोलते हैं। ये भी आपकी 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट में दिया हुआ है, एक्सटेंशन एजुकेशन उसको बोलते हैं। इकोनॉमिक्स की एग्जांपल का आ जाएगा? नहीं, वो तो औपचारिक शिक्षा हो गई ना। दूरस्थ शिक्षा वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। मतलब ये क्या है, प्रैक्टिकली व्यवहारिक शिक्षा होती है। जैसे अब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसके काम के बारे में उसको बताना है, उस क्षेत्र में जहीं मतलब कहीं जैसे लोहार है, बढ़ई है, सुनार है, इनको जो है उसके काम के बारे में बताना है, उनकी काम की शिक्षा देना है, तो वो जो है होती है विस्तार शिक्षा, प्रसार शिक्षा। वो इग्नू का तो औपचारिक शिक्षा हो गई ना, ये औपचारिक शिक्षा के अलावा है।
इग्नू द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो औपचारिक के अंतर्गत ही उसको मानेंगे। विस्तार शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा अलग अलग है, एक ही है? देखो, दूरस्थ शिक्षा विस्तार शिक्षा के अंतर्गत आ सकती है, लेकिन वो औपचारिक शिक्षा नहीं होना चाहिए, किसी औपचारिक संगठन द्वारा नहीं दी जाती है और कोई उसका पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई ऐसा सिस्टमेटिक उसकी क्लासेस वगैरह नहीं होती हैं। जो व्यक्ति जहाँ पर काम कर रहा है उसी काम के बारे में उसको जानकारी जाके दी जाती है, उस काम के बारे में उसको सिखाया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं प्रसार शिक्षा, है ना। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है डिस्कशन।